और भी हम आपके लिए लेके आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें, यानी कि बाजार में आज क्या आपको दिख रहा होगा। पहली बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है कि निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी में आज ज़्यादा कमजोरी है। अगर आप दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के जो 12 शेयर है 50%, यानी कि 5 शेयर 6 शेयर बकायदा हरे निशान में आ चुके हैं। लेकिन निफ्टी के साथ ऐसा नहीं है। एक और चीज़ जो दूसरी बात में आपको दिखेगी वो है 17,000 और 17,200 की कॉल में ज़ोरदार बिकवाली है। ये 17,000 आज मार्केट के लिए चैलेंज के रूप में रहेगा कि इसको किसी तरह से बचाना है, और 17,200 तो टफ रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। इसलिए आज मार्केट का फर्स्ट हिस्सा जितना 17,000 के इर्द गिर्द रहा, उतना ही कम से कम दम इसको 17,000 के अब ऊपर दिखाना होगा, नहीं तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग का कहीं शिकार ना हो जाए। इस पर ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक को आज सहारा जो मिल रहा है वो ज़्यादातर वेटेज वाले 3 शेयर हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। इससे इसको सहारा मिल रहा है। अगर वेटेज वाले शेयर तीनों नहीं होते तो आज बैंक निफ्टी भी रिकवर नहीं कर पाता। आईसीआईसीआई के खाली बस का नहीं है कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले आए, लेकिन में एचडीएफसी और एक्सिस का भी आज पार्टिसिपेशन काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो ऑटो, बैंकिंग को छोड़कर सभी सेक्टर्स में आज दबाव है। ऑटो और बैंक, ऑटो ऐसा है लाल निशान में तो है, बट वो बेहद कम है। 11,000 का इंडाइसिस है, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे था। इंडिया विक्स में आज 10% की वापसी से तेजी आई है और विक्स 20 पॉइंट के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि आगे चल के आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा। शैलो मार्केट है, कहीं भी कोई नेगेटिव खबर आएगी तो बाजार भर आके गिर भी सकता है 200-250 पॉइंट, और अगर कहीं भी अच्छी कोई खबर आती है 16,800 को बेस मानता हुआ तो ये वापस 17,200 की तरफ कूच भी कर सकता है। संभल कर ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है। आज के मेहमान होंगे कुणाल बोथरा, जिनसे हम करेंगे बातचीत। निफ्टी, बैंक निफ्टी का उनसे व्यू पॉइंट लेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक अहम खबर आ रही है जो कि सरकार अपने कुछ डिले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर काम तेज़ करना चाहती है। मेरी सहयोगी मेघना मित्तल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, वो आपको ये बताने वाले कि सरकार क्या फैसला कर रहे हैं। शायद मीटिंग शुरू भी हो रही है इसमें सेक्रेटरी लेवल की। मेघना, बताएं जरा, जो डिले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, जबकि हम बहुत सारे ग्लोबल हेडविंड्स देख रहे हैं जिसके चलते डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये चैलेंजेस चाहे क्रूड ऑयल के फ्रंट पर हो, एडिबल ऑयल के फ्रंट पर हो या फर्टिलाइजर्स के फ्रंट पर हो, लेकिन जो सूत्र अब हमें जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो बना रहे, उसमें कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 7.5 लाख करोड़ का जो ह्यूज केपेक्स टारगेट है वो गवर्नमेंट डेफिनेटली मीट करना चाहती है। उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर कट गवर्नमेंट नहीं देख रही है। हालांकि जो फर्टिलाइज सब्सिडी या और सारे अदर फैक्टर्स हैं उन पे चलते एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, मानना है कि वो कहीं दूसरे क्षेत्रों से फंड्स इकट्ठा करेगी, लेकिन केपेक्स पे कहीं भी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई है जो कुछ देर में शुरू होने वाली है। कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज उसको अटेंड करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटरीज और फाइनेंस सेक्रेटरी मीटिंग अटेंड करेंगे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है उनका रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे याद रखिए जो भी डिले होता है उस पर कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि इन सारे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सके।
जिस इंडिकेटर्स की हम बात बोल रहे थे निफ्टी के, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुणाल जी, एक बार आप जरा देखते रहिएगा और समझिएगा, हमको जरा बताइएगा करना क्या है। पहला तो 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है आज निफ्टी के फ्यूचर्स में। 28 तारीख एक्सपायरी है, इस स्वाभाविक एक्सपायरी के आसपास ओवाई थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा, हमारा रिस्क इंडिकेटर अब 17,000 के नीचे खिसक गया, तो ये 16,983 है। ध्यान देने वाली बात है कि 17,000 के ऊपर ही हमारे पास 200 दिन के एवरेजेस है। अगर आप 17,000 से नीचे खिसक के रहेंगे, 17,100 के नीचे खिसक रहेंगे, तो आपकी एवरेजेस से आपका प्रेशर बन सकता है। रही बात ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है बिकवाली का। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और है जो मैं आपको एवरेजेस की बात बोल रहा था, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 50 दिन भी और 200 दिन भी, इसके हम नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। 17,000 अपने आप में जो ऑप्शंस के हिसाब से है वो बहुत अहमियत रखता है। जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 17,000 और 17,200 की कॉल में अच्छी खासी पोजीशंस है जो कि राइटिंग या फिर दबाव बनाने का काम कर रही है। एक रेजिस्टेंस आपके सामने रखते हैं 17,275, कम से कम ये पार नहीं होगा तो आप बहुत तेज़ी से स्पीड से रिकवर नहीं करेंगे। और मार्केट के पास आज का पहला सपोर्ट 16,900 के इर्द गिर्द है, दूसरा 16,800 हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान रखना है। कुणाल जी, जरा बताइएगा निफ्टी के अंदर हमको इस समय क्या करना है, फिर बैंक निफ्टी का डाटा बाद में पूछूंगा आपसे। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे फैक्टर्स बताए, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है इंडेक्स में। ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबली एक्सपायरी एक्शन या एक्सपायरी वीक एक्शन के अनुमान मार्केट शायद थोड़ा सा कॉशियस टोन में जा रहा है, तो पॉसिबली पोर्टफोलियोज हेज हो रहे हैं, या फिर एक निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट राइज हो रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कॉशियस नोट में आ गए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक अदर देन बैंक निफ्टी, आज हम देख रहे हैं तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स में सेलिंग ज़्यादा हो रही है। जो लास्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में हमने पैटर्न देखा था कि लार्ज कैप स्टॉक सेलिंग जोन में आ रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप्स में काफ़ी बाइंग हो रही थी। ये फिनोमेना रिवर्स हो रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये सेल ऑन रैलीज का एक ट्रेंड बन सकता है निफ्टी में आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। 17,200 का रेजिस्टेंस इंडेक्स में निफ्टी पे रह सकता है, और डाउन साइड में 16,800, अगर 16,800 भी ब्रीच हो जाता है तो हम 16,600-650 के आसपास मूव कर सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, बैंक निफ्टी का जरा डाटा मैं आपके स्क्रीन पे ले आता हूँ, जरा उसके बारे में भी आप इसे बता दीजिएगा। एक्चुअली इसके अंदर बिल्डअप तो है 14.5% का, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ है कि इसने प्राइस एक्शन से वो बिल्डअप को काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। 3 बड़े शेयर एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बिल्डअप नहीं है, इसके अंदर पावर नहीं है। अगर टूटने पर आया तो आज ये भी टूट सकता है, और चलने पर आया तो निफ्टी को भी ऊपर लेके आ सकता है। इसके पास पावर तो है, बट ये क्या एक रेंज में आके फंस गया है। वो रेंज कहीं भी आपको अभी स्टॉप लॉस में टारगेट भी आपको दिखाऊंगा। पहला आप जरा एवरेजेस नोट कर लीजिएगा, 36,000, 36,500, 600 का एवरेज जो है, जब तक इसके नीचे रहेगा बहुत तेज़ी से बाजार चलेगा नहीं, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, क्योंकि आएगी तो शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी, 100, 200, 300 पॉइंट की आती रहेगी, जैसे आज भी आप देख पा रहे हैं। आज कितनी मुशक्क़त करनी पड़ रही है बैंक निफ्टी को भी उसके ऊपर आके एक बार ट्रेड करने की। अब आते हैं जरा रेजिस्टेंस पे। जब तक 36,400 जो कि पहला 200 दिन का एवरेज है इसके पार नहीं आता, मुश्किल रहेगी। और इसका सपोर्ट जो है 35,803 का है। आज ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 36,200 की कॉल में काम हो रहा है, और 36,000 की जो पुट है उसमें हल्की खरीदारी है। इसका मतलब यह है कि ना ही ये टूटेगा ना ही आज बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको, वह 36,500 की कॉल में बाकायदा अनवाइंडिंग हो रही है। इसलिए अगर बैंक निफ्टी चल भी गया ना तो 36,500 को पार करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखती है। इसलिए आप थोड़ा सा रुक के आराम से सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट हाफ की तेज़ी सेकंड हाफ की मंदी में तब्दील हो जाए। सर, एक बार आपका रिकमेंडेशन चाहिए कुणाल जी, इस पे क्या करना है बैंक निफ्टी पे? तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। मोर देन आउट परफॉर्मेंस अगर हम कह रहे हैं तो आई थिंक स्टेबल थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। आज की जो प्राइस परफॉर्मेंस देखे, और वो लार्जली है बिकॉज काफ़ी लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी वापस आ चुकी है। HDFC बैंक हालांकि स्टॉक डाउन है, बट अगर हम देखें तो मॉर्निंग लो से काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुका है। ICICI बैंक में एक अच्छी स्टेबिलिटी है। SBI में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी ओपनिंग लो से, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि पॉसिबली सेलिंग प्रेशर कम हो गई है, बट बाइंग की जो फोर्स या इंटेंसिटी है वो भी अभी तक एकदम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बैंक निफ्टी शायद आउट परफॉर्म करे, बट ज़्यादा अपसाइड यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है।
जिस अपसाइड की हम बात बोल रहे हैं, कुणाल जी भी वही अपसाइड को देख रहे हैं कि 36,500 शायद ही इसके लिए पार होगा, क्योंकि 36,200 की कॉल भी एक्टिव है और 36,500 की कॉल में तो अनवाइंडिंग है और कॉल में राइटिंग है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए। 36,000 आ ज़रूर गए कि क्या ऊपर और चल जाएंगे, इसको लेकर थोड़ी सी डाउट है, इसलिए इंडाइसिस को लेकर नो ट्रेड जोन। अगर आप दोनों छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, जिनको राइटिंग करनी आती है या जिनको हेज करना आता है, एक्चुअली में आज मार्केट उसका है। आज सीधा सीधा सपाट प्लेन वनीला निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदना वो दिन नहीं है आज मार्केट के लिए। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, आप सीधा सीधा स्टॉक्स पर आते हैं। पहले तेज़ी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुणाल जी, दो शेयर हमने निकाले जिसमें आज फ्रेश बिल्डअप देखने को मिल रहा है। पहला अंबुजा सीमेंट, आज सुबह से हम इसके बारे में नोटिस करवा रहे हैं। एक तो कुमार बिरला ग्रुप की तरफ से एक खबर ये आई है कि शायद वो अंबुजा में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले 10 मिनट में ऊपर आ गया था। दूसरा एबी कैपिटल, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, ये भी 4% ऊपर है। आपका व्यू पॉइंट चाहिए। ये ग्रुप सबसे कम ग्रुप में से था जो चला पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में दोनों में कहीं ना कहीं बज़ है सर अब। जी हाँ, आई थिंक दोनों ही बढ़िया चार्ट है डिम्पी जी। अंबुजा सीमेंट्स मैंने लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था आपके चैनल पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो चुका है अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। लास्ट 4 से 5 दिन में कंसोलिडेशन भी हो चुकी है। उसके पहले अगर हम लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखें तो वो उसमें भी बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। तो एक रैली, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ये जो कंसिस्टेंट पैटर्न बन रहा है अंबुजा सीमेंट में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो ये एक अच्छा पिक रह सकता है फ्रॉम अ पोजिशनल प्ले। 400-404 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट या लक्ष्य रख सकते हैं इसमें, और स्टॉप लॉस इसमें करीबन 372 का रख सकते हैं। एबी कैपिटल की बात करें तो हालांकि आज जो स्टॉक की मूव है वो कुछ न्यूज बेस्ड या इवेंट बेस्ड है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही साइलेंट चार्ट रह चुका है। ज्यादा एक्टिविटी लास्ट, अगर हम 1 ईयर की चार्ट पैटर्न की बात करें तो आई थिंक ये 13th या 14th मंथ है ऑन अ ट्रॉट के स्टॉक जो है वो 115 के रेंज के आसपास है, प्लस और माइनस 10 रुपीज। तो अगर ये रेंज को क्रॉस कर दे तब मेरे अनुमान से आई थिंक एबी कैपिटल भी बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है, बिकॉज इतना बड़ा कंसोलिडेशन जब हम चार्ट्स पे देखते हैं, मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर कंसोलिडेशन, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट मेरे अनुमान से ट्रेड लेने के लिए थोड़े से कंफर्मेशंस की वेट करनी चाहिए। 125 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट हो जाए आने वाले मे बी इन अ वीक और 2, तो बहुत बड़ा ट्रेड बन सकता है एबी कैपिटल पे भी। ओके, एबी कैपिटल पे बनेगा, लेकिन हाँ आप अगर ध्यान रखना चाहे तो अंबुजा पे आज ही ध्यान रख सकते हैं। हम अंबुजा के चार्ट जरा आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। आप जरा पहले लेवल्स नोट कीजिएगा। 400, 450 का है। अब अंबुजा के चार्ट लेके आएंगे। आप इसको ना अगर दो हिस्सों में देखेंगे, अगर आप इसको डेली बेसिस पर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शेयर पुल बैक कर रहा है, लेकिन जैसे आप इस चार्ट को आवरली बेसिस पर डालेंगे तो आपको लगेगा इस शेयर के अंदर पुल बैक नहीं है, बल्कि तो कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है। और आपको मैं वो दिखा भी सकता हूँ कि कैसे होगा। पहले आप थोड़ा इसके प्रीवियसली हेडर पे जाइएगा जहाँ पे इसने साइडवेज हुआ था। साइडवेज होने का टिपिकली कोई भी शेयर कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, या तो शेयर टूटेगा या तो फिर वो बढ़ेगा। इसने चुनाव किया टूटने का, क्योंकि वहाँ पे एवरेजेस का क्रॉसओवर था। आप देख रहे होंगे दोनों लाइनें एक साथ जुड़ी और वहाँ से फिर वो टूट गया। जैसे ही शेयर नीचे आया फिर से साइडवेज हुआ, यहाँ से आके फिर से ये लग रहा था कि शेयर कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, और जैसे फिर से क्रॉसओवर हुआ तो फिर शेयर ने बढ़ाना शुरू किया। अब हम एक उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पे हमारा पूरा एक कप, जिसको हम टिपिकली टेक्निकल्स में कप एंड हैंडल बोलते हैं, ये पूरा कप बन चुका है। अब इसके हैंडल बनने की प्रिपरेशन है, और ये एक नए फेज़ के अंदर एंट्री करने का सूचक भी होता है, एक पॉइंट भी होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये शेयर बढ़ रहा था ना तो उसके अंदर वॉल्यूम बहुत था। आप ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पीछे अगर आप शेयर का बॉटम बनते हुए देखेंगे तो वॉल्यूम श्रिंक है। किसी भी चेंज का बदलाव होना, दो चीज़ों बहुत ज़रूरी होती है, पहला प्राइस, दूसरा वॉल्यूम। जिस स्थिति में हो उसमें अगर बदलाव हो जाए तो फिर फायदा हो सकता है। अंबुजा सीमेंट में जो कैंडल्स है लास्ट की इंटरेस्टिंग है। 404 तक का टारगेट आपके स्क्रीन पर, 372 आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। तो ये अंबुजा सीमेंट हो गया। अभी आपको जो रुकना है वो रुक जाना है एबी कैपिटल के अंदर। अभी थोड़ा वेट कीजिए, एबी कैपिटल आपको मौका देगा और ट्रेड करने का। 3-3.5% ऊपर है, ट्रेड के अंदर ना आइएगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर, गुजरात गैस और एक है ICICI बैंक। सर इस दोनों पे आपका जरा टेक चाहिए कुणाल जी। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ICICI बैंक एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। क्योंकि दो थीम्स में मैचअप हो जाता है। पहला कि बैंक निफ्टी स्लाइट आउट परफॉर्मेंस या रेजिलियंस है
तो उस लिहाज से आई थिंक हम लार्ज कैप सेक्टर्स या लार्ज कैप स्टॉक्स में जाए, उन स्ट्रॉन्गर रेजिलिएंट सेक्टर्स में। और दूसरा कि जो रिजल्ट्स एक्शन था आईसीआईसीआई बैंक में, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तो उस लिहाज से अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज्यादा डिफेंसिव प्ले करना चाहिए या उन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहे जिनकी रिजल्ट्स या फंडामेंटल न्यूज फ्लो आउट हो चुकी है और वहां पे ज्यादा विजिबिलिटी पॉजिटिव रहेगी, तो आई थिंक उस लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से अगर मैं पिक करूंगा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक पिक करूंगा। 759 760 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इससे बाय कर सकते हैं, 782 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, और स्टॉप लॉस 748। गुजरात गैस को छोड़ दे सर, कुछ ट्रेड ना ले, आईसीआईसीआई बैंक की ध्यान रखें। आई थिंक गुजरात गैस की काफी इनकंसिस्टेंट चार्ट रह चुका है। एडीएक्स, एमएसीडी, आरएसआई, इन तीनों इंडिकेटर्स में कोई ज्यादा मेजर फॉर्मेशन नहीं आ रहा है गुजरात गैस में। तो मैं उस लिहाज से मैं गुजरात गैस को अवॉइड करूंगा। वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखेंगे इसको। ओके ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के एक बार मैं आपको जरा चार्ट दिखा देता हूँ, फिर हम मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का ये जो चार्ट है, आप लेवल्स भी अच्छे से नोट कीजिएगा, हम आपके सामने लेवल्स भी रख देंगे आईसीआईसीआई बैंक के। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आईसीआईसीआई बैंक में देखना इस समय, आप कुछ मत देखिए, कोई इंडिकेटर्स मत लगाइए, सिर्फ सिंपल सा बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कि शेयर बढ़ कैसे रहा है, किस एंगल से बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है। आप आईसीआईसीआई बैंक में देखिए एक फॉल, इस फॉल को सभी ने झेला है। ये फॉल वही कमोडिटी का फॉल था, मार्केट का फॉल था, इसने सब ने झेला इसको, सभी शेयर्स ने, बैंक नॉन बैंकिंग सभी थे। उसके बाद की जो रिकवरी है ना, वो स्टेबल रिकवरी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम टिपिकली 45 डिग्री का इंक्लेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये 45 डिग्री से आपका बढ़ता हुआ चार्ट है। जब ये बढ़ता रहेगा, इसके अंदर एक चैनल ड्रॉ होता है, और जब अपनी लोअर लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब शेयर नीचे नहीं आएगा। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लाइन को कनेक्ट किया है। आप देख पा रहे होंगे एक बार, और उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर जाने की पूरी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। ये जो आप पूरा चैनल देख रहे हैं, हम इसके लोअर एज पे आ चुके हैं, अब हम इसके अपर एज पे जा सकते हैं। ये है सिर्फ एक पुल बैक का सौदा, लेकिन लोअर एज से अपर एज की एक जर्नी है। लोअर एज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए आप लेवल्स नोट कीजिएगा 782। इसलिए कोई भी एनालिस्ट आपको देखते होंगे ना, तो सुनते होंगे कि आप इस रेंज में रहिएगा, अगर ये रेंज ब्रेक होगी तो फिर और छूटेगा, जैसे रेंज के हम लोअर रेंज पे ऊपर आ सकता है शेयर। इसी तरह से आपको ट्रेड करके चलना है। अब आते जरा मंदी वाले शेयर्स पे, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे मंदी वाले शेयर्स। दो मंदी वाले शेयर्स कुणाल जी मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। फर्स्ट इज टाटा केमिकल एंड दूसरा शेयर होगा एनएमडीसी। दोनों शेयर्स जरा देख के बताइए, इन दोनों में क्या करना है, आज के मंदी के शेयर्स हैं सर। दोनों ही चार्ट्स काफी वीक बन चुके हैं स्ट्रक्चरली, बिकॉज जब एक स्टॉक पे करेक्शन के वेव आता है तो उसमें पहले तो एक रैली आती है, फिर एक माइनर सा करेक्शन आता है, एक बाउंस बैक मोड बनता है जिसमें स्टॉक रैली वापस अटेम्प्ट करता है, पुराने हाई को ब्रेक करना वापस चाहता है। बट अगर वो ब्रेक ना हो और स्टॉक वापस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, तो हम कहते हैं कि इसको ये चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। तो दोनों ही चार्ट्स, एनएमडीसी और टाटा केमिकल्स, दोनों ही चार्ट्स ने इन पैटर्न्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि ब्रेक डाउन हुआ है स्टॉक में, माइनर रैली आई थी और स्टॉक ने उसके बाद में वापस से करेक्शन दे चुका है। तो दोनों ही चार्ट्स वीक है स्ट्रक्चरली। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट है, बिकॉज ये इतना ज्यादा चॉपी और वॉलेटाइल है, इस पे मोमेंटम ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको एक स्ट्रक्चरली चार्ट्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उन चार्ट्स को अगर हम हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें तो बढ़िया ट्रेड बन सकता है। बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है ऐसे मार्केट्स में, बिकॉज गैप डाउन, गैप अप्स, ये जो इंट्राडे मूव्स होते हैं मार्केट्स में, ये जनरली काफी बार स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करा देती है ट्रेडर्स की। तो उस लिहाज से दोनों ही चार्ट्स बेरिश है, बट करंट लेवल्स पे मैं शॉर्ट इनिशिएट नहीं करूंगा दोनों स्टॉक्स पे। तो सर इसमें फिर ट्रेड जो है वो टाटा केमिकल्स में फिक्स रखें या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करके चले? तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर आज की जो ओपनिंग लेवल्स है, जैसे कि टाटा केमिकल्स में आई थिंक ओपन 951 के आसपास है, 955 के आसपास है, अगर ये स्टॉक 950-55 के आसपास वापस आ जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर देना चाहिए। सेम एनएमडीसी में आई थिंक 162 के आसपास का ओपन है, तो अगर ये लेवल वापस से अगर इंट्राडे में हमें देखने को मिले तो उन लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए, ना कि एट करंट लेवल्स। ठीक है, दोनों लेवल्स पे आप शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहे,
तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। सर आगे आ जाते हैं। अनवाइंडिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट आएगा गेल, दूसरा आएगा L&T इन्फो। इन दोनों पे जरा चेक कर लीजिए, इन दोनों पे क्या करना चाहिए सर, L&T इन्फो और गेल। तो मेरा मानना है कि आई थिंक गेल एक ऐसा स्टॉक बन सकता है जो शायद करेक्टिव वेव में वापस जा सकता है। स्टॉक अपने पुराने हाई से लगभग 7-8% ड्रॉप कर चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो अगर ये मीन रिवर्जन प्रोसेस है तो शायद गेल में और करेक्शन आ सकता है। 150 151 का इसमें मैं टारगेट रखूंगा डाउन साइड में, और स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 163 का। ओके ठीक है, मैं आपको ना गेल की एक इम्पॉर्टेंस बताता हूँ। सर आपको ये कह भी रहे हैं कि गेल एक ऐसा शेयर बन सकता है आगे चल के कि जहाँ पर हो सकता है आपको गिरावट का ट्रेंड बढ़ जाए। आपको सिर्फ थोड़ी देरों के लिए वेट करना है। लेवल्स एक बार सर कुणाल जी वापस जरा बताएंगे हम, ताकि लिख पाएँ और दर्शकों को बता पाएँ। 151 का टारगेट, 163 का स्टॉप लॉस, यही है सर? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर, ठीक है 151 का टारगेट है, 163 का। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्यों सर कह रहे हैं कि गेल के अंदर, या मैं इसको एक शब्द का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड फटीक। थकावट दिखती है हमको गेल के चार्ट में। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 151 का, 163 का एक स्टॉप लॉस है। अब हम आते हैं इसके चार्ट पे। अब आप 1 मिनट के लिए जरा हटाइए। अच्छा, एक करेक्शन थी ICICI बैंक को, वो आप आपकी स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं, वो भी एक बार जरा देख लीजिएगा। बीच में हमने गलती से सेल लिखा गया था हमारे प्रोड्यूसर से, वो बाकायदा बाय है, तो इसलिए नो सेल कॉल ऑन ICICI बट सर बाय कॉल गिवन बाय कुणाल सर। वो कह रहे हैं कि 782 तक का टारगेट है, 748 का एक स्टॉप लॉस है ना। वापस आ जाओ गेल पे और फुल स्क्रीन कर दो 1 मिनट के लिए, ताकि जो हम गेल के लेवल्स देख पा रहे हैं उसको जस्टिफाई एक बार कर पाएँ। आप दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा। पहला, इसका ब्रेकआउट कहते हैं एवरेजेस का, और उसके बाद फिर ये ब्रेक डाउन करने की कर रहा है तैयारी। पहले हमने शॉर्ट टर्म एवरेज ब्रेक की, अब 200 दिन की एवरेज की। इसको हम कह सकते हैं कि पूरी एक जर्नी इसने कंप्लीट कर ली है, और इस जर्नी का अब ये फटीक, थकावट आपको साफ साफ दिख रही है। जब से टूटना शुरू हुआ है इसका कोई भी अटेम्प्ट फेल हो रहा है। ये 50 दिन की एवरेज को भी वापस नहीं पा रहा है, बल्कि 200 दिन की एवरेज को टेस्ट करने के लिए जा रहा है और बार बार गैप दिखा रहा है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये रेड लाइन के नीचे चला जाएगा इस शेयर के अंदर गिरावट स्पीड से आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिस समय हमने ब्रेकआउट किया था उस समय हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम था, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन जिस समय हम ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं कि ब्रेक फॉल हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, उस समय हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। सपोर्ट कहाँ से आएगा? इस शेयर की प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये इस लेवल को तोड़ के नीचे खिसक जाएगा। इसलिए सर आपको जो टारगेट दे रहे हैं 151 का दे रहे हैं, और आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है सर। सर आपके जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे, फिर हम तेज़ी मंदी वाले शेयर भी फटाफट से पूछ लेंगे आपसे। तो हाँ, मेरे दोनों ही कॉल सेल साइड पे रहेंगे। पहला रहेगा सेल ऑन HDFC लाइफ का वापस से एक प्रेशर बन रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स में, तो उसकी वजह से HDFC लाइफ में एक सेल इनिशिएट करूंगा। 520 का टारगेट रख सकते हैं इस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। और सेकंड स्टॉक जिसमें मैं लास्ट 4 से 5 दिन से मैंने बेरिश कॉल्स दी है वो है टाटा पावर। स्ट्रक्चरली मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक की जो ट्रेंड्स है वो चेंज हो चुकी है। RSI डाइवर्जेंस वीकली और मंथली चार्ट्स पे फॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है टाटा पावर पे, तो इसमें भी एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स मेंटेन रखूंगा डाउन साइड में 236 के आसपास। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 253 पर। ओके ठीक है सर, आपके दोनों कॉल्स हमने नोट कर ली, दोनों सेल की हैं। वैसे समय पूरा हो गया, लेकिन मेरी लालच खत्म नहीं हुई है, इसलिए चलते चलते ना दो तेज़ी वाले शेयर फटाफट से पूछ लेता हूँ। सर आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, कोई शेयर अगर आपको ठीक लगता हो तो। पहला शेयर है आइशर मोटर, दूसरा है यूनाइटेड ब्रिवरीज UBL। दोनों के जल्दी से चार्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आइशर मोटर को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से देखिएगा। तो हाँ, मेरी भी अनुमान से आइशर मोटर्स का चार्ट काफी स्ट्रांग है। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बना रहा है, तो मैं भी इससे पिक करूंगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन 2720 का, लगभग 100 रुपया ऊपर होगा यहाँ से। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2560 का। ठीक है, 2560 का स्टॉप लॉस है, 2720 तक ये शेयर जा सकता है। आइशर मोटर आप लें ना लें, इसको भी शॉर्ट मत कीजिएगा, और ये शेयर थोड़ा चल सकता है। थोड़ा 2600 का शेयर है, ध्यान रखिएगा, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस आपसे मुलाकात।